नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रो ज्ञान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया था। हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हम लेने जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आवर्त सारणी में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पुट अप होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करूं तो मैं वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। मैं उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको दे दूंगा, वहीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। तो देखिए, आज स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल जो है इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि इसका जो इतिहास है, पीरियोडिक टेबल की हमें क्यों जरूरत पड़ी, हम क्यों पीरियोडिक टेबल को बना रहे हैं, क्यों इतना बड़ा परफॉर्मा एक बना करके हम लेकर के चल रहे हैं, हमें क्यों इस चीज की जरूरत पड़ी। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हम आज पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल जो है वो कहां से शुरुआत हुई, शुरुआत इसकी कहां से हुई। तो बात ये जो है वो होती है 1800 यानी कि सन 1800 के लगभग की अगर बात करें तो सन 1800 में 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। सन 1800 में 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। ये जो 31 तत्व थे, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो थे, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। इसके बाद में अगर बात करें सन 1865 की, 1865 में लगभग 63 एलिमेंट जो थे वो हमारे पास में आ चुके थे। कुछ एक मानव निर्मित थे, कुछ एक जो प्रकृति में पाए जाते थे। मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम तत्व जिन्हें बोलते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, सन 1800 में इसे बोलते हैं द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल का इतिहास। अगर हम बात करें कि कहां से शुरुआत हुई, तो सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं तो इतिहास की, इतिहास यानी कि किसका इतिहास, पीरियोडिक टेबल का इतिहास की अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो सर्वप्रथम आए थे, जो हमारे रासायनिज्ञ जिसे बोल सकते हैं, सबसे पहले आए थे डोबेराइनर, जॉन डोबेराइनर। यहां ये मत समझिएगा कि सबसे पहले जॉन डोबेराइनर आए थे, उन्होंने यहां पर वर्गीकरण करना शुरू किया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। इससे पहले भी कुछ एक प्रयास किए गए थे वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन क्या हुआ कि जॉन डोबेराइनर ने जो प्रयास किया, यानी कि जो तत्व थे उनको एक सेट करने का एक तरीका, जिसे हम आज पीरियोडिक टेबल बोल रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है उसमें ग्रुप हैं और पीरियड जो हैं उनमें तत्वों को इस तरह से रख दिया गया है कि उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो बिल्कुल समान है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल आज हम देख रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल हमें बहुत ही आसानी से, नहीं कह सकते कि आसानी से प्राप्त हो गई। ये जो 5-7 एक स्टेप बाय स्टेप हम चले थे धीरे धीरे, यानी कि जॉन डोबेराइनर ने सबसे पहले आकर के अपना त्रिक का नियम दिया था, उसके बाद में न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था, लोथर मेयर आए थे, मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी। तो उसके बाद में जो आज हम जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, वो जो पीरियोडिक टेबल है वो है हेनरी मोजले ने पीरियोडिक टेबल को दिया है। वो पीरियोडिक टेबल आज सर्वमान्य है। तो देखिए, जॉन डोबेराइनर जो थे ये 1800 यानी कि सन 1800 में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर जॉन डोबेराइनर की बात आती है तो 1829 में इन्होंने क्या किया, ये आप ध्यान रखना, कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। 1829 में इन्होंने क्या किया, एक ट्रिक देखा। क्या देखा? एक ट्रिक देखा, यानी कि 3 तत्वों का एक ऐसा समूह देखा जिनके गुणधर्म समान थे। इस समय में, जॉन डोबेराइनर के समय में, परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट, परमाणु भार की खोज हो चुकी थी। आप इस चीज को ध्यान में रखना, परमाणु भार की खोज हो चुकी थी। जितने भी साइंटिस्ट अब आएंगे, जितने भी साइंटिस्ट उन तत्वों को जो 63 मान लो या फिर 31 तत्व 1800 में जो खोजे जा चुके थे, उन तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए ये वैज्ञानिक अपना अपना कार्य
करेंगे। यानी कि सबसे पहले जॉन डोबेराइनर आएंगे, उसके बाद में कौन आएगा, न्यूलैंड का स्टक नियम आएगा, उसके बाद में अपना मेंडेलीफ आएंगे, लोथर मेयर आएंगे, और फाइनली अपने पास में कौन, इसकी हेनरी मोजले की आवर्त सारणी आएगी। तो देखिएगा जॉन डोबेराइनर के समय में परमाणु भार जो था उसको एक आधार माना गया और परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित कर दिया गया, बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित कर दिया गया। डोबेराइनर ने परमाणु भार को आधार मान करके एक तीन तत्वों का एक ऐसा समूह देखा जिनके गुण धर्म बिल्कुल समान लग रहे थे, दिखने में समान दिखते थे, यानी कि चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हो। तो यहां पर क्या किया गया, परमाणु भार के आधार पर उन तत्वों को जॉन डोबेराइनर ने एक क्रम में अरेंज कर दिया, यानी कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया। जैसे जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक त्रिक बनाया इन्होंने। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक त्रिक बनाया। इनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थे वो एक दूसरे से मिलते थे। तो जॉन डोबेराइनर ने इनके परमाणु भार के आधार पर, यानी कि इसका परमाणु भार जो होता है वो 7 होता है, इसका परमाणु भार जो होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 39। यानी कि इनको इस तरह से अरेंज किया कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज किया। तो इन्होंने ये बताया कि जो प्रथम वाला तत्व है, जो 1 नंबर वाला, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 1 नंबर वाला तत्व और लास्ट वाला, त्रिक में से पहला और लास्ट वाला जो दोनों तत्व हैं उनके परमाणु भारों को अगर जोड़ दिया जाए 7 + 3 9, परमाणु भारों को अगर जोड़ दिया जाए और इसमें अगर 2 का भाग दिया जाए, यानी कि इसका औसत निकाला जाए दोनों का, तो जो औसत जो निकल करके आएगा, यहां पर जो औसत निकल करके आएगा वो अगर इस सोडियम के परमाणु भार के इक्वल आता है, यानी कि अगर 23 आता है, सोडियम का परमाणु भार जो है वो 23 होता, अगर 23 आता है तो यहां पर ये पता चलता है, डोबेराइनर ने बताया था कि लिथियम और पोटेशियम के बीच में सोडियम ही वह तत्व है जो उनके बीच में आएगा, और कोई तत्व ऐसा नहीं है जो इनके बीच में आएगा। इस तरह से ये त्रिक बनाया था। एक और देखिए एग्जांपल, डोबेराइनर ने यही बताया था कि अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस तरह से तत्वों को अरेंज कर दिया जाए जो समान गुणों वाले हैं, अगर बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का अगर औसत निकल करके आता है, तो ये मानिए कि जो बीच वाला तत्व है वो यही होगा, यानी कि सोडियम ही होगा। यानी कि बीच वाले तत्वों का जो परमाणु भार है वो इन दोनों का औसत निकल करके आएगा। तो ये यहां से पता चला। अब देखिएगा क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक त्रिक बनाया। इस त्रिक में देखिएगा क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 35.5 और आयोडीन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 127। तो देखिए 127 में किसको ऐड करना है, 35.5 को। देखिए 35 को ही कर लेते हैं एक बार अपने, यहां पर कितना आया 8, ये 5 और 1, 158। तो देखिए 158 में अगर 2 से इसे डिवाइड कर दिया जाए, 2 से अगर इसे डिवाइड कर दिया जाए तो ये कितना निकल के आएगा आपका 7, यानी कि 18, और ये हो गया आपका यानी कि 79, 80 के लगभग आएगा। यानी कि या तो ये बिल्कुल सेम आएगा या फिर बिल्कुल इनके लगभग आएगा। लगभग यानी कि समथिंग अगर आता है तो भी डोबेराइनर ने ये बताया था कि बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार आएगा वो प्रथम और तीसरे, पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भारों का औसत जो है वो बीच वाले तत्वों का होगा। इसका मतलब यहाँ पर ब्रोमीन ही आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। तो इस तरह से जॉन डोबेराइनर ने ये त्रिक का नियम दिया था। कब दिया था आपको इतना ही ध्यान में रखना है, 1829 में दिया था। क्या नियम था वो ध्यान में रखना है। कौन से 2 त्रिक बनाए थे ये आपको ध्यान में रखने। और भी 1-2 त्रिक ऐसे बनाए थे, जैसे यहाँ पर मैं ले लूं, अगर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम देख लेना, इसका भी आप निकाल करके कुछ इसी तरह से आएगा। कैल्शियम का होता है 40
और इसका होता है 88 स्ट्रोंशियम का, और इसका होता है आपका 137। तो इसको आप क्या करेंगे, इन दोनों का जो परमाणु भार है इसको ऐड करके इसका औसत निकालेंगे तो लगभग 88 मिलेगा आपको। तो ये थे जॉन डोबेराइनर के ट्रिक। इसके बाद में अगर बात करें जॉन डोबेराइनर के बाद में, आज हम जितने भी पढ़ रहे हैं ध्यान में रखना, इतनी बात मैं आपको बता दूं कि जॉन डोबेराइनर और दूसरा इसके बाद में आया था अपने पास में, इसके बाद में AEB डी चेन कोर्टाइस। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, 1862 में एक आवर्त सारणी बनाई, एक क्लासिफिकेशन का एक तरीका बनाया, और इन तत्वों को, जो जितने भी तत्व खोज किए जा चुके थे, उन तत्वों को एक आकृति यानी कि गोलाकार आकृति में अरेंज कर दिया, और एक पीरियोडिक टेबल यानी कि एक जिस तरह से आज की पीरियोडिक टेबल है उसी तरह से इन्होंने गोलाकार आकृति में इनको अरेंज कर दिया, और देखा कि इनके जो गुण है वो आवर्ती के रूप में यानी कि पुनः फिर से वो क्या होने लगते हैं, परिवर्तित होने लगते हैं, एक निश्चित दूरी के बाद में परिवर्तित होने लगते हैं। लेकिन जो ये गोलाकार आकृति की जो एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी ये बाद में अमान्य कर दी गई, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो इसको तो आप अगर याद रखो तो रख सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। तीसरा देखना, इसके बाद में आए थे न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था, ये देखिएगा क्या होता है। न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था 1865 में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम कब दिया था। न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या हुआ, देखिए न्यूलैंड ने ये बताया कि जैसे संगीत के 7 स्वर होते ना, संगीत के 7 स्वर, संगीत के 7 स्वर कौन कौन से होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी सा। यानी कि जो ये 8वां जो स्वर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, जो 8वां आ रहा है वो उसी की पुनरावृत्ति कर रहा है, दोबारा से वही आ रहा है। यानी कि अष्टक नियम में न्यूलैंड ने ये बताया कि जो आठवां जो स्वर आएगा, वो संगीत का 8वां जो स्वर आएगा वो उसी की पुनरावृत्ति करेगा। इसी तरह से जो परमाणु भार के आधार पर, यानी कि जॉन डोबेराइनर ने भी और इसने भी सभी ने, मेंडेलीव तक जितने भी साइंटिस्ट आए थे सभी ने क्या किया, परमाणु भार को आधार माना था। परमाणु भार को आधार मान करके उन्होंने क्या किया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए टाइप में क्या किया था, उनको अरेंज कर दिया था। और ये बताया, न्यूलैंड ने ये बताया कि यहां पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 8वां तत्व आएगा वो पहले के समान होगा। यानी कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 8वां जो तत्व आएगा जो वो पहले के समान होगा। अब इसके बाद में, दूसरे के बाद में जो 8वां आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां जो आएगा कौन आ रहा है यहाँ पर, 7 के बाद में 8 आ गया 9, यहाँ पर ये आएगा 9 नंबर आएगा, ये इसकी पुनरावृत्ति करेगा, इसके गुणों की पुनरावृत्ति करेगा। इसे ही बोलते हैं आवर्ती गुण। आवर्ती गुणों के बारे में बहुत ही डिटेल से अपने चर्चा करेंगे। तो देखिए, न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था 1865 में, इतनी बात को ध्यान में रखना। अष्टक नियम में उन्होंने यही बताया कि संगीत के स्वरों के समान जो तत्व हैं वो एक दूसरे की बाद में जब आते हैं, जैसे 8वां तत्व है वो पहले के गुणों की मतलब पुनरावृत्ति करता है, 9वां जो है वो दूसरे की पुनरावृत्ति करता है। इसी तरह से ये क्रम चलते रहता है। तो न्यूलैंड जो थे, न्यूलैंड को, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर न्यूलैंड। अलेक्जेंडर, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अलेक्जेंडर न्यूलैंड इनको बोला जाता है। एक रॉयल सोसाइटी थी, रॉयल सोसाइटी थी, ये थी लंदन की,
लंदन की रॉयल सोसाइटी ने 1887 में इनको क्या दिया था, डेवी पुरस्कार, डेवी पदक से इन्हें सम्मानित किया था। ये ध्यान में रखना, अलेक्जेंडर न्यूलैंड को अष्टक नियम के लिए, अष्टक नियम जो इन्होंने दिया था, इसके लिए रॉयल सोसाइटी थी लंदन की 1887 में डेवी पदक दिया था, ध्यान रखना। तो न्यूलैंड का ये जो अष्टक नियम था, ये भी परमाणु भार के आधार पर, ध्यान रखना जितने भी नियम आएंगे मेंडेलीव तक अपने जब तक चलेंगे, मेंडेलीव तक जब तक जाएंगे, तो जितने भी नियम अपने आएंगे वो सारे के सारे परमाणु भार के आधार पर चलेंगे। केवल और केवल हेनरी मोजले जो थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपने आज देख रहे हैं। अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, इसके बाद में आए थे, इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, ध्यान रखना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बैक जाकर के ले सकते हो आप। देखिए, अलेक्जेंडर न्यूलैंड के बाद में अपने पास में जो अगले वैज्ञानिक जो आए थे वो आएंगे लोथर मेयर। लोथर मेयर जो आए थे, लोथर मेयर आए थे 1868 में। कब आए थे? 1868 में। इन्होंने एक वक्र बनाया था जिसे बोलते हैं लोथर मेयर वक्र। लोथर मेयर वक्र यानी कि एक वक्र, एक ग्राफ बनाया था। किस किस के बीच में बनाया था? ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं। लोथर मेयर ने 1868 में किसके बारे में बनाया था? परमाणु भार, परमाणु भार के साथ में, किसके साथ में? परमाणु भार, और इसके साथ में लिया था परमाणुवीय आयतन। परमाणुवीय आयतन, या फिर आप ले सकते हो क्वथनांक, या फिर आप ले सकते हो गलनांक। ये क्या है? ये क्या है आप बता सकते हो? गलनांक। ये होता है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। गलनांक और क्वथनांक जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, कौन सी भी आप यहां पर ले सकते हो। परमाणुवीय आयतन यहां पर ले सकते हो। आयतन क्या होता है? परमाणु भार बटा घनत्व है। ध्यान रखना, इस चीज को आगे चल करके बताऊंगा। परमाणुवीय आयतन क्या होता है? परमाणु भार अपॉन घनत्व। इस तरह से परमाणुवीय आयतन निकाला जाता है। लोथर मेयर ने क्या बताया? देखिएगा, लोथर मेयर ने ये बताया कि एक ग्राफ बनाया, किस किस के बीच में? मैंने आपको बताया परमाणु भार, और किसके बीच में? दूसरा बनाया था, एक बार इसको भी रेज कर लेते हैं। यहां पर मैं आपको बना के बताता हूं लोथर मेयर ने हमें क्या बताया था। लोथर मेयर ने बताया था, देखिए यहां पर लिया, यहां पर ले लीजिए आप परमाणुवीय आयतन। परमाणुवीय आयतन, यहां पर ले लीजिए परमाणु भार। जितने भी तत्व हैं उनको परमाणु भार के क्रम में अरेंज किया और परमाणुवीय आयतन के क्रम में उन्होंने अरेंज किया, और एक ग्राफ बनाया और देखा कि उन्हें कुछ इस तरह का एक ग्राफ मिला। इस तरह का एक ग्राफ मिला लोथर मेयर को। ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात नहीं है, इतना ध्यान में रखना। 1868 में क्या किया? लोथर मेयर ने एक वक्र बनाया था, और परमाणु भार और परमाणुवीय आयतन या फिर गलनांक, क्वथनांक भी आप यहां पर ले सकते हो, इनके बीच में एक वक्र बनाया और देखा कि टॉप पर, यहां पर, जैसे यहां पर जो तत्व मिले वो समान गुणों वाले थे। देखिएगा यहां पर क्या क्या मिला। यहां पर मिला, यहां पर इनको मिला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसिशियम, इस तरह से मिला। यानी कि ये जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है, हेलिना ने कहा रूबी सजी फिरे। पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज, सारी की सारी ट्रिक बताऊंगा। पीरियोडिक टेबल आप फटाक से 5 मिनट में बना पाओगे। देखिएगा, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से पीक पर मिल रहे हैं। उसी तरह से अगर यहां पर मिला आपको, क्या मिला? हीलियम, या फिर यहां पर मिला आपको नियोन, उत्कृष्ट गैस, तो इसके यहां पर, इस ग्राफ के यहां पर मिलेगा आर्गन, इस ग्राफ के यहां पर मिलेगा क्रिप्टॉन, यहां पर मिलेगा जिनोन, यहां पर मिलेगा रेडोन, इस तरह से। यानी कि उन्होंने ये बताया कि जिन तत्वों के गुण समान थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, जिन तत्वों के गुण समान थे वो इस ग्राफ में एक ही पोजीशन पर मिलेंगे, एक ही स्थिति पर मिलेंगे, एक ही पोजीशन पर मिलेंगे, यानी कि पीक पर मिल रहे हैं। और जिन तत्वों के गुण इनके समान है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, तो इस तरह से ये जो मिल रहे हैं इसके इस साइड में मिल रहे हैं, वक्र के इस साइड में मिल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से लोथर मेयर ने वक्र बनाया था, लेकिन ये वक्र आखिर में जाकर कामयाब नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और आगे के जो प्रयोग हुए उसके बाद में आए थे अपने मेंडेलीव।
इनका पूरा नाम आप ध्यान में रखना, डिमित्री इवोनोविच मेंडेलिफ थे। मेंडेलिफ ने अपनी आवर्त सारणी जो दी थी वो 1869 में दी थी। ध्यान रखना इस बात को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे के सारे जो प्रयोग किए गए तो सन 1800 में किए गए थे। तो मेंडेलिफ की आवर्त सारणी के बारे में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर वाकई में आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो एक बार लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।